Friends, good morning. We have started the chapter journal entry. This is the part C. As we have already done the formatting of journal entry, there are 5 columns: date, particular, LF, debit and credit. We have already done few journal entry, basic, sale, purchase related journal entry we have already done. Now we will be talking about some special journal entries. कई बार एडजस्टमेंट में आपको या कुछ स्पेशल journal entries दी होती हैं. जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको गिवन हो. तो these are the following. First, bad debts. Bad debts का मीनिंग क्या होता है? Amounts which is not recovered from the debtor. कई बार जिन लोगों से हमने पैसा लेना होता है यानी हमारे डेटर से, वो हमें वो पेमेंट नहीं करते, वो पैसा हमारा डूब गया. तो जो पैसा हमारा डूब जाता है वो हमारे लिए लॉस होता है. एंड एज वी नो, ऑल लॉसेस आर बेसिकली, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट. तो जब भी हमारा पैसा डूब जाएगा, जितना अमाउंट हमारा डूब गया या बेड डेट्स हो गया, उसे हम अपने डेबिट में शो करते हैं. तो वो ये क्वेश्चन में आपको कैसे गिवन होगा, एक एग्जांपल देखिए. राम हु ओन्ड अस 10,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट. यानी हमारा एक डेटर था जिसने हमें 10,000 रुपीज देने थे. वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, और अब हमें 30 पैसा मिलेगा उससे 1 रुपी में. यानी जिसने उससे हमने उसे 1 रुपी लेना है तो हमें सिर्फ 30 पैसा मिलेगा. 70 पैसा हमारा डूब गया, राइट. तो उस यानी कि 10,000 का 30% जो है हमें वो रिसीव होगा, बाकी 70% जो है हमारा बेड डेट्स हो गया. तो एंट्री क्या होगी हमारी, कुछ 30 पैसा हमें रिसीव हुआ, 30% हमें रिसीव हुआ, तो हम एंट्री करेंगे कैश. व्हाट कम्स इन डेबिट? तो कैश अकाउंट डेबिट. पैसा डूब गया, लॉस हो गया, तो बेड डेट्स जो है हमारे डेबिट हो जाएंगे. कितना डूबा? 70%, दैट इज 7,000. और रवि ने हमें देना कितना था? 10,000. यानी रवि के साथ हमारा 10,000 का क्लियर हो गया, 3,000 हमें मिल गया और 7,000 जो है हमारा वो बेड डेट्स हो गया, राइट. तो ये हमारी जर्नल एंट्री पास होगी इन केस ऑफ बेड डेट्स. नेक्स्ट एंट्री इज बेड डेट रिकवर्ड. अब ये क्या होता है बेड डेट रिकवर्ड? रिकवर्ड मतलब मुझे लगा कि कोई, सपोज मेरा एक डेटर था, उसने बोला मैं मेरे पास मैंने उससे 5,000 रुपए लेने थे, राइट. उसने मुझे बोला कि ही इज नॉट एबल टू गिव मी 5,000 रुपीज, वो मुझे नहीं देगा. अब मुझे लगा वो मुझे नहीं देगा, मेरा पैसा डूब गया, तो मैंने 5,000 रुपए को डेबिट में दिखा दिया होगा बेड डेट्स करके. लेकिन अब उसने मुझे आकर वो पैसा बोला कि मैं आपको वो पैसा रिटर्न कर दूंगा, राइट. उसने मुझे वो पैसा आके रिटर्न कर दिया. तो अब जब मेरे पास पैसा आ गया तो कैश आया मेरे पास, एसेट बढ़ गए मेरे, तो मैंने डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट में क्या जाएगा? टू बेड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि मैंने बेड डेट्स को पहले डेबिट में दिखाया था. और ये प्लीज याद रखिएगा कि जब भी किसी एंट्री का इफेक्ट खत्म करना होता है तो हम ऑपोजिट एंट्री कर देते हैं. जैसे मैंने बेड डेट्स को पहले डेबिट किया था 5,000 से, अब उस पर्सन ने मुझे पैसा दे दिया तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी 5,000 से. तो डेबिट और क्रेडिट उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा. Next entry is outstanding expenses. Outstanding expenses are the expenses which are due but not paid. Due तो हो गए लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए. फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा महीना ट्यूशन पढ़ी और लास्ट में आपने अभी तक पेमेंट नहीं दी, तो वो आपके लिए क्या है? बर्डन है, वो आपकी लायबिलिटी है. एंड ऑल द लायबिलिटीज जो हमारी होती हैं दे गॉट क्रेडिट बैलेंस. तो पेमेंट अभी तक आपने नहीं की लेकिन खर्चा कर दिया, तो खर्चा कर दिया तो एंट्री, मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आपका खर्चा है, इसीलिए आपने डेबिट में दिखाया, सैलरी अकाउंट डेबिट. अगर कैश में देते तो हम एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने इस जर्नल एंट्री में कैश नहीं दिया है, हमारी लायबिलिटी बन गई है कि हमें बाद में देना है, तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. ऐसे कोई भी खर्चा होगा, मान लीजिए रेंट भी आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू रेंट आउटस्टैंडिंग. जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल दिया, एम्प्लॉइज को हम सैलरी 1,000 पर मंथ देते हैं, यानी कि 12,000 की पेमेंट हमें करनी चाहिए, लेकिन पेमेंट हमने की 11,000 की, तो 1,000 हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जिसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000. नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड का मतलब होता है पेमेंट इन एडवांस. आपने पहले ही किसी को पेमेंट कर दी, तो आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटी थी लेकिन आपने पहले ही पेमेंट कर दी. प्रीपेड जो होते हैं ये आपके असेट्स होते हैं. मान लीजिए आप ट्यूशन गए और फर्स्ट डे ही आपने ट्यूशन फीस दे दी, अब आप पूरा मंथ रिलैक्स रहेंगे, अब वो आपके एसेट हैं कि आपको सिर्फ सर्विसेज लेनी है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है.
तो ये होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे असेट्स होते हैं, इसीलिए प्रीपेड को हम हमेशा अपने डेबिट साइड में दिखाते हैं, बिकॉज ऑल द एसेट हैव गॉट डेबिट बैलेंस। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, आपको जर्नल एंट्री दी होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 2016 अमाउंटिंग टू ₹1200 फॉर 1 ईयर। तो अब 1 जुलाई को आप एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट कितने की आपने की, 1200 की, तो जनरल एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया, पेमेंट की आपने, तो 1200 से आपने ये एंट्री कर दी। लेकिन लिसन इट केयरफुली, आपकी जो अकाउंट्स के बुक्स हैं वो कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च, यानी 1 जुलाई 2016 को जो आपने पेमेंट की है, ये साल जो है 16 जो चल रहा है ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2017। 2017 में 31 मार्च को ये साल खत्म हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आपने कब की है, 1 ईयर की, यानी 2017 में अप्रैल मई जून 3 महीने तक की वो पेमेंट आपने एडवांस कर दी है नेक्स्ट ईयर की, क्योंकि आपने इस 1 जुलाई से अगली 1 जुलाई तक की पेमेंट की है। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा, मार्च में, 31 मार्च को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने की जो आपने पेमेंट की है वो अगले साल का आपने एडवांस दे दिया है। तो 3 महीने की पेमेंट आप निकाल लो कि 12 महीने की अगर है 1200, तो 3 महीने की कितनी होगी, 300। तो ये 300 रुपए जो है आपके प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बेसिकली एसेट होते हैं, दैट्स व्हाई दे शो द डेबिट बैलेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट तो आप पिछले साल कर चुके हैं, तो अभी हमारे लिए एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम। So now we talk about depreciation. Depreciation क्या होता है? Depreciation is a loss in the value of asset due to passage of time. कोई भी एसेट जब आप खरीद के लाते हैं, आप उसको यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट पे, वो किसी के लिए भी लॉस है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ टू मेक दिस टॉपिक मोर क्लियर। फॉर एग्जांपल यू बाय अ मोटर बाइक, आपने एक बाइक खरीदी 80,000 की, आपने उस बाइक को 2 साल यूज किया। अब आप 2 साल बाद अगर उस बाइक को बेचना चाहेंगे तो क्या आपको 80,000 मिलेगा? डेफिनेटली नॉट, यू विल गेट समथिंग लाइक 55,000। तो ये जो मान लीजिए आपको 50,000 मिला, 80,000 की बाइक थी, 50,000 में बिकी, 30,000 का जो ये लॉस है, दिस लॉस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। So depreciation is basically a loss in the value of asset due to normal wear and tear. तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लॉस होगा आपको और एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, क्योंकि एसेट जब भी कम होते हैं एसेट क्रेडिट होते हैं, और डेप्रिसिएशन लॉस है इसीलिए डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया। नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस में उसने पैसा लगाया तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये जब भी इंटरेस्ट देती है बिजनेस, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा होता है, इसीलिए बिजनेस उसकी एंट्री करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कैश में नहीं की जाएगी, ये ओनर के, मालिक के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए 100 रुपए किसी ने बिजनेस को दिया, हम यही मानते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यानी अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में 100 रुपए लगाया, तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जब बिजनेस पेमेंट करता है इंटरेस्ट की, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, और जो बिजनेस का ओनर था उसके लिए ये इनकम हो जाएगी, इसलिए उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। सम स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। कुछ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, गुड्स आती है हमारे पास, हमने परचेज किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश में खरीदा तो टू कैश। अब हो सकता है ये जो गुड्स हमारे पास पड़ी हैं, ये जो हमने गुड्स परचेज की हुई हैं हमारी गुड्स, हो सकता है इस गुड्स को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम उन्हीं ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। पहला केस हो सकता है हमारी जो गुड्स पड़ी थी उसमें से कुछ गुड्स जो हैं वो ओनर जो है ड्राइंग्स की फॉर्म में विड्रॉ कर लें। तो ड्राइंग वो पैसा है जो वो चीजें हैं, वो पैसा है जो ओनर अपने घर ले जाता है। तो कई बार ओनर कैश ले जाता है, तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग टू कैश। सम टाइम द ओनर टेक द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, कई बार वो हमारे स्टॉक ले गया बिजनेस में से, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी जो स्टॉक हमने परचेज किया था उसमें से कुछ स्टॉक जो है वो कम हो गया इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग। कई बार हम चैरिटी की फॉर्म में भी दे देते हैं, हमारे पास स्टॉक पड़ा था, हमने चैरिटी में दे दिया, तो हमारा परचेजेस जो थी, हमारा जो स्टॉक था वो फिर से कम हो गया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी
चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हो सकता है हम गुड्स फ्री सैंपल, कई बार बिजनेस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल्स भी बांटता है, तो जो हमारा स्टॉक था, जो हमारी परचेजेस थी, वो कम हो गई क्योंकि हमने फ्री सैंपल्स बांट दिए। तो फ्री सैंपल बांटना हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट खर्चे हो गए, तो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट। हो सकता है हमारे जो स्टॉक पड़ा था, जो परचेजेस पड़े थे हमारे गुड्स के, हो सकता है वो चोरी हो जाए, उसमें आग लग जाए, तो ये भी हमारे लिए लॉसेज हैं, इसीलिए इन्हें भी हम डेबिट करेंगे और एंट्री होगी लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यानी जब भी हमारी गुड्स कम होंगी हम उन्हें परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। अगर सम टाइम दीज गुड्स, जो हमारी गुड डिस्ट्रॉय हो गई, मान लीजिए फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन हमने इन गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो अब हमें इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए फुल रिकवरी हो गई, इन केस गुड्स पर इंश्योर्ड, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, हमारी गुड्स इंश्योर्ड थी, तो हमारी एंट्री, एडिशनल एंट्रीज होंगी कुछ, दीज आर एज फॉलोज। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ये हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि पहले हमारा लॉस हुआ था, तो हमने उस लॉस को डेबिट किया था। अब वो लॉस हमारा रिकवर हो रहा है, वो पैसा अब हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, क्योंकि अब हमें उनसे पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इसीलिए हमने डेबिट कर दिया। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी किसी एंट्री का इफेक्ट खत्म करना होता है तो उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। तो लॉस को हमने डेबिट किया था, अब उस लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे ताकि उस लॉस का इफेक्ट खत्म हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा। इसके भी कुछ केसेस हैं। फर्स्ट इज इफ फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड। कई बार इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा जितना भी लॉस हुआ वो पूरा दे देगी हमें, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में हमें कोई लॉस नहीं हुआ। मान लीजिए 10,000 की गुड्स हमारी जल गई थी, पूरा का पूरा 10,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया। बट कई बार इंश्योरेंस कंपनी हमें फुल पेमेंट नहीं करती है, 10,000 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से हमें सिर्फ 6,000 मिला, तो एक्चुअल में कितना मिला हमें? बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा? 6,000, और लॉस कितने का हुआ था हमें? 10,000 का। तो 10 में से 6 की रिकवरी हो गई, 4,000 का हमारा लॉस जो है अभी भी डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000, टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000। यानी कई बार इंश्योरेंस कंपनी हमें फुल पेमेंट नहीं करती, तो अभी भी जो लॉस रह जाएगा उसे हम डेबिट में P&L अकाउंट में शो कर देंगे। अब जो हमारी एंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज हैं। बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है हम बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस आज की डेट में बैंक के बिना काम नहीं कर सकती, बैंक के साथ उनका ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं। तो ये दीज आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो आपको अपने क्वेश्चन में दिख सकती हैं। फर्स्ट, व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक, आपने बैंक में पैसा डाला, बैंक में पैसा डाला, बैंक के पास पैसा गया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो आपके एसेट बढ़ गए, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश चला गया बिजनेस में से, तो टू कैश। बहुत सिंपल है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हाथ से कैश चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाला, बैंक से पैसा निकाला, हाथ में क्या आया? कैश, और क्या कम हुआ? बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। When checks drafts are received from the customer are deposited into the bank on the same day, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, on the same day, यानी आपको कोई चेक रिसीव हुआ और आपने साथ के साथ उसी दिन आपने जाके बैंक में डाल दिया, तो आपके पास कैश कुछ नहीं आया, आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जो भी कस्टमर का नाम है, राम ने दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि वो चेक आपने बैंक में डाल दिया। बट कई बार ऐसा होता है, फोर्थ एंट्री देखिए, व्हेन चेक्स ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू द बैंक ऑन द सेम डे। आपको चेक मिल गया लेकिन आपने सेम डे बैंक में नहीं डाला, 1-2 दिन के बाद डाला, तो तब तक आपके हाथ में क्या रहेगा? चेक। तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। यहाँ अभी तक आपके हाथ में चेक है, वो चेक अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चेक उसने कब डाला। नेक्स्ट, on the date when above check draft are sent to the
बैंक, और जिस दिन आप वो जो आपके हाथ में था चेक आपने बैंक में डाला, उस दिन आप बैंक को डेबिट कर दोगे, और टू चेक इन हैंड आपके हाथ से चला गया, चेक दे दिया आपने बैंक में, तो चेक चला गया और बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। नेक्स्ट, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अ बैंक, मैंने किसी से पैसे लेने थे और उसने सीधा मेरे बैंक में डाल दिए, तो मैंने बैंक में डाल दिए तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सन। राम ने डाले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम ने डाले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। नेक्स्ट, When a check previously deposit into the bank is dishonored, dishonor का मतलब होता है मेरा वो चेक बाउंस हो गया, खत्म हो गया, किसी ने मुझे चेक दिया था तो मैंने अपने बैंक में डाल दिया, राइट, और बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया कि मेरे बैंक में पैसा आ गया, 4 दिन बाद मुझे पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया, तो मैंने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था, उस बैंक बैलेंस को मैं कम कर दूंगी, और कस्टमर जो मेरा क्रेडिट हो गया था मैंने उसको बोला था तेरे से हिसाब खत्म हो गया, अब वो दोबारा मेरा एसेट बन गया है, वो दोबारा मेरा डेटर बन गया है, इसीलिए मैं उसको दोबारा डेबिट कर दूंगी। नेक्स्ट, when a check is received from a customer and discount is allowed to him if the check is deposited in the bank on the same day, मुझे कस्टमर ने चेक दिया और मैंने उसको कुछ डिस्काउंट भी दिया, तो जब मैं किसी को डिस्काउंट देते हैं, बिजनेस जब भी किसी को डिस्काउंट देता है तो वो डेबिट होता है, क्योंकि वो लॉस हो गया ना एक तरीके से आपके लिए, आपने 10 लेने थे और 8 मिले आपको, तो 2 रुपए का आपका लॉस है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यानी राम ने मुझे 10 देने थे और उसने मुझे 8 रुपए दिए, 2 रुपए का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू राम्स अकाउंट, राम अकाउंट इज 10 रुपीज। नेक्स्ट, इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर, अब जो राम ने मान लीजिए चेक दिया था, मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया था, अब वो डिसऑनर हो गया, तो भैया जब डिसऑनर हो गया तो डिस्काउंट का बेनिफिट भी वापस ले लेंगे, तो अब मैं राम को दोबारा से अपना डेटर बना लूंगी, तो वो डेबिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी कस्टमर पर्सनल और राम अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मैंने सोचा कि राम का पैसा आ गया, मैंने उसको डेबिट कर दिया था, अब पता चला कि राम का पैसा नहीं आया, तो मैंने जो बैंक डेबिट किया था अब मैं उसको दोबारा से क्रेडिट कर दूंगी। नेक्स्ट, when the payment is made by issue of a check, जब हम किसी को चेक दे के पेमेंट करते हैं, मैंने किसी को पैसा देना था और उसे चेक इशू कर दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैश नहीं गया है, मैंने उसे चेक दिया है, यानी मेरा बैंक बैलेंस खत्म होगा। मान लीजिए मैंने शाम को पेमेंट की है, तो एंट्री होगी शाम अकाउंट टू बैंक। नेक्स्ट, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, ऐसे ही कोई भी आपने खर्चा किया, चाहे रेंट दिया, सैलरी दी, इंटरेस्ट की पेमेंट की, कोई भी आप एक्सपेंस अगर चेक के थ्रू करते हैं तो एंट्री हो जाएगी पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, आपने बैंक में से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए यानी ड्रॉइंग्स के लिए, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, कई बार बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है तो उसके ऊपर आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज करना पड़ेगा तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट खर्चा हो गया आपका, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कई बार आपको बैंक इंटरेस्ट अलाउ भी करती है, आपने बहुत सारा पैसा बैंक में डाला तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपको इंटरेस्ट अलाउ करती है बैंक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि आपको इनकम हुई है इसीलिए क्रेडिट में हमने इंटरेस्ट रिसीव लिखा है, और आपको बैंक बैलेंस बढ़ गया इसीलिए आपका बैंक डेबिट हो गया। And the last is when bank charge some amount for the services rendered by the bank. बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कई बार बैंक हमारे लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है, बहुत सारे बिजनेस के काम करता है बैंक, तो बैंक उसके लिए चार्ज करता है, फीस लेता है, और वो बैंक चार्जेस जो है वो खर्चा है इसीलिए डेबिट, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक जो है वो चार्जेस अपने हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। All for today. The chapter journal entries are basically the chapter is over from my side.